वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमर अरविंद आज दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण है उसके न्यूज़ जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसके एनालिसिस करने जा रहा हूँ। यह एक नया प्रयास आप लोगों के डिमांड के साथ शुरू किया गया है और इस महत्वपूर्ण न्यूज़ में जो भी चीज़ें शामिल की गई हैं वो पीटी और मेंस के पीटी प्लस मेंस के संदर्भ में कौन से न्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं और साथ ही साथ कौन सा एडिटोरियल आप लोग को विशेष रूप से महत्व दे के पढ़ना चाहिए जो पीटी मेंस और प्लस उसके लिए इंटरव्यू के लिए आप लोग को सहायक सिद्ध हो। एक नवीन प्रयास आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज ये मैं पहला एनालिसिस होगा। धीरे धीरे मैं इसे और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। यथासंभव में इसे मेरा प्रयास रहा है क्या आप लोग सामने बेहतर चीज़ लेकर आऊँ। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ राजीव गांधी खेल रत्न के संबंध में ही है। क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नया नामकरण हो गया है, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। आप लोग न्यूज़ में पीटी ओरिएंट क्या पढ़ना चाहिए इसके संबंध में, तो पीटी ओरिएंट आप लोगों को यहाँ दिया और सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर आप लोगों को दिया। थोड़ा जूम और कर दूँ क्या नज़र आए अच्छे से। चलिए इसके संदर्भ में बातें हैं। जैसे हॉकी का सबसे बड़े खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। साथ ही में इसके अतिरिक्त बातें हैं 185 मैच में ये कितने गोल किए, 570 गोल किए। ये पीटी ओरिएंट आपको बात ये सब है। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में जो हॉकी टीम थी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ तो उनके ये मेंबर थे। पहले ही ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है उनके नाम पर। तो कौन सा पुरस्कार इनके नाम पर दिया जाता है ये आपको पीटी के किसी भी पीटी जो भी एग्ज़ाम होगा उसके पीटी में आपको पूछा जा सकता है। साथ ही बहुत सी बातें इसमें की गई है। रत्न पुरस्कार के बारे में आप लोग न्यूज़ इसको पढ़ लीजिएगा। न्यूज़ को यहाँ मैं पढ़ूंगा नहीं, उसके संबंधित जानकारी बातें उसको आप लोग बताऊंगा। साथ में कुछ की पॉइंट है जो आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे उसके लिए मैं बना दूंगा। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग वहाँ जुड़िए और वहाँ पर चीज़ें आपको देखिए। इसके साथ आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जानना चाहिए। जैसे खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 91-92 में हुई थी और 1992 में पहला पुरस्कार किन्हें दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था जो ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। पहला खेल रत्न उनको दिया गया। अब तक 45 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है और 2020 के लिए यह पुरस्कार क्रिकेट रोहित शर्मा, पेलिन हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु को, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को, रेसलर विनेश फोगाट को दिया जा चुका है 2020 में लास्ट ईयर का। इस साल 2021 के लिए नामकरण भेज दिया गया है। देखिए किन्हें किन्हें मिलता है, जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी अश्विन कुमार और भी खिलाड़ियों का नाम उसमें शामिल किया गया है। तो वो सब प्रश्न आपको आगे मिलेंगे। इस पुरस्कार के तहत कितनी प्रशस्ति पद दी जाती है, एक प्रशस्ति पद मोमेंटम एक दिया जाता है और 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो कितनी धनराशि दी जाती है आपको ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो पीटी मॉडल प्रश्न यहाँ से आपको बनता है। जैसे मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिए जाने वाली कितनी राशि है ये आपको पीटी में देखने को मिल सकता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहाँ है, भारतीय हॉकी टीम में ओलंपिक गोल्ड मेडल कितनी बार जीती है, आपको पीटी में मिलेगा देखने को ये सब प्रश्न। कितने वर्षों के बाद पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई मेडल प्राप्त किया है, तो आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं और उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ आपको मिलेगा यहाँ से, जजों को धमकी दी जा रही है। गंभीर मामला है जजों की धमकी का मामला। इससे संबंधित आपको मेंस में प्रश्न देखने को मिल सकता है या पीटी में देखने को मिल सकता है। जैसे क्या होता है ये न्यूज़ आप लोग देखे होंगे, अभी पढ़ लीजिएगा इस न्यूज़ के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अतिरिक्त मैं कुछ की पॉइंट इसमें शामिल किया हुआ, जैसे आप उसे देख सकते हैं। स्वतः संज्ञान मामला सो मोटो क्या होता है, इसके संबंधी ये बार बार सामने आता है। स्व मोटो स्वतः संज्ञान एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी सरकारी एजेंसी, न्यायालय या अन्य केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के द्वारा किए गए कार्रवाई के संदर्भ में
न्यायालय कानूनी मामले में स्वतः संज्ञान तब लेता है जब मीडिया के माध्यम से अधिकारियों का उल्लंघन, ड्यूटी के उल्लंघन या किसी तीसरे पक्ष की अधिसूचना के बारे में जानकारी होती है, या स्वतः भी या किसी न्यूज़ के माध्यम से या किसी तरह उसे ज्ञात हो जाता है तो स्वतः संज्ञान ले सकता है। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 जायज़ 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट को क्रमशः लोकहित याचिका जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दायर प्रावधान करने का ये प्रावधान है। इसके तहत इससे न्यायालय किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का शक्ति दी गई। किस एक्ट अनुच्छेद के तहत शक्ति प्राप्त हो जाती है स्वतः संज्ञान, तो आपको पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की है। तो किस अनुच्छेद के तहत स्वतः संज्ञान की शक्ति दी गई है, तो दो प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो 131 के तहत यह स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि 32 और 226 के तहत भी स्वतः संज्ञान की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की शक्ति से दी जाती है, पर आप जब मामला देखते हैं तो 131 का भी मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की कार्रवाई न्यायिक सक्रियता को प्रतिबंधित करता है। तो ये कौन सा नियम कौन से सक्रियता को लाता है, तो न्यायिक सक्रियता को लाता है। इसके संबंध में आपको न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 को आपको पढ़ना चाहिए और ये जानना भी चाहिए, क्योंकि ये पीटी प्लस मेंस में आपको पूछा जा सकता है। जब भी संज्ञान का मामला आएगा, हाल में विवाद बहुत से रहे हैं, कुछ वकीलों के द्वारा जो विवाद हुआ था पिछले गत वर्ष, तो उसमें यह सामने बहुत ही उभर कर आया था। तो यह एक्ट क्या है, इसके संबंध में आप लोगों को जानना चाहिए। अधिनियम क्या है के अनुसार इस एक्ट के न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना 2 प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है, पीटी में आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। नागरिक अवमानना न्यायालय में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश अथवा किसी भी अन्य प्रकार न्यायालय द्वारा दिए गए उपकरण उल्लंघन के अवज्ञा को नागरिक अवमानना कहते हैं। या किसी साधारण भाषा में समझा जाए तो न्यायालय का आप अवमानना करते हैं तो उसमें आपको अवमानना का केस बनता है। आपराधिक अवमानना एक होता है, एक इसमें सज़ा क्या है। देखिए आपराधिक मामला क्या है, इसमें या किसी भी मामले में प्रकाशन के संदर्भ में या किसी अन्य कार्य करना है जो किसी भी न्यायालय के अधिकार का हनन या उसका न्यूनीकरण करता है, तो किसी भी न्यायालय न्यायिक कार्रवाई की हस्तक्षेप करता है या किसी अन्य तरीके से न्यायिक प्रशासन में बाधा डालता है, तो ये आपराधिक अवमानना कहलाएगा। इसके लिए सज़ा का प्रावधान क्या है, इस एक्ट में ही दोषी को दंडित किया जाता है। यह दंड 6 महीने का साधारण कारावास होता है या 2000 रुपये का तक का जुर्माना या दोनों एक साथ दिया जाता है। तो आपको पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवमानना के संदर्भ में कितना कारावास है या कितने रुपये का आर्थिक दंड है। इस संशोधन इस कानून का वर्ष 2006 में एक रक्षा के रूप में सच्चाई और सद्भावना, ट्रस्ट एंड गुड फेथ के रूप में शामिल किया गया, संशोधित किया गया था। तो इस आपको अवमानना के संबंध में ये प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में। और नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आपको यहाँ पर आपको एक और न्यूज़ मिलेगा, महंगाई पर खतरा लेकिन ग्रोथ प्राथमिकता है। आपको इससे संबंधित एक न्यूज़ है, तो आपको इसमें से जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए एक बार। कितना रिवर्स रेपो रेट है, गवर्नर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कितना है, कोरोना महामारी के विकास में बनाए रखने का आरबीआई उदार रुख बनाए रखेगा, तो उदार रुख बनाए हुए है, इस संबंध में बातें की गई है। तो महत्वपूर्ण अहम फैसले हैं, आप लोग इस न्यूज़ को देखिएगा। साथ में महंगाई दर अनुमान कितना है, 5.1% से बढ़ाकर 5.7 कर दी गई है, तो ये आप लोगों को जाननी चाहिए। साथ में मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज के दर में 4% ही बनाए रखने का फैसला किया गया। तो कितना बनाए रखा है, 4%। तो ये सब पीटी ओरिएंट बातें हैं, प्रश्न आपको पूछ सकता है। यहाँ पर की पॉइंट कुछ है, वहाँ आप लोग देखिए जो मैं इसे लेकर आया हूँ। मौद्रिक नीति समिति जो होती है, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को गठित किया गया। तो यह समिति कब गठित की गई है, 27 जून 2016 को।
तो आपको पीटी में यह प्रश्न देखने को मिलेगा 27 जून 1916 को। थोड़ा सा मैं इसे पतला कर देता हूँ जी। चलिए, अब नेक्स्ट है इसका मौद्रिक नीति का वह उपाय या उपकरण है, यह वह उपाय या उपकरण जिसके केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था का मुद्रा प्रवाह नियंत्रित करता है और मूल्य की स्थिरता बनाए रखता है, उच्च विकास दर को लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो मौद्रिक नीति का लक्ष्य क्या है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय ब्याज दरों को निर्धारित करना है, मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना है, ये फिर अर्थव्यवस्था के मूल्य में स्थिरता बनाए रखना है, साथ ही विकास के दर को बनाए रखना है। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है, ब्याज दर, मुद्रा प्रवाह, मूल्य में स्थिरता और उच्च विकास दर को बनाने का लक्ष्य मौद्रिक जो समिति है उसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है, इस एमपीसी में 6 सदस्यों का एक पैनल होता है। तो कितने सदस्यों का पैनल होता है, 6 सदस्यों का पैनल होता है। इसमें 3 सदस्यों द्वारा आरबीआई के होते हैं और 3 स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई के 3 अधिकारियों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक अन्य अधिकारी शामिल होता है जिसे गवर्नर नियुक्त करता है, वो कोई भी हो सकता है उसके पैनल में। मौद्रिक नीति निर्धारण की यह समिति वर्ष में 4 बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। तो आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा भी था, जो प्रोजेक्ट एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, तो उसमें ये प्रश्न पूछा था मौद्रिक नीति कितने बार बैठी थी पिछले वर्ष। तो ये 4 बार बैठी थी। तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न कहाँ से बनाया जाता है। तो बार बार चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आप लोग को, उसी अनुसार आप लोग पढ़िएगा। ग्रुप में जाइए, और भी चीज़ें वहाँ मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के ग्रुप पर, हमारे यूट्यूब ग्रुप से जुड़िए। बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोग उपलब्ध कराने का प्रयास है। अब बराबर की स्थिति में जब सर्वसम्मति से जब निर्णय लिया जाता है, जब वह बराबर का मत हो जाता है, उसमें गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार है। वह स्व निर्णय लेता है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न आपको बनते हैं, बराबर की स्थिति में कौन मत देता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में। पहले यह निजी स्वामित्व की थी, बाद में 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो देखिए आप लोग पीटी और इंट कितना यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। वर्तमान में कौन है गवर्नर, शक्तिकांत दास। तो आपको ये प्रश्न पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि यूपीएससी के जो कथन करण में होते हैं वहाँ भी शामिल किए जाते हैं। मॉडल प्रश्न देखते हैं क्या है मेंस का मॉडल प्रश्न। तो मेंस का मॉडल प्रश्न है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई द्वारा निर्धारित मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था को संचालित करने में अहम भूमिका निभाती है। क्या आप इस बात से सहमत है, विवेचना कीजिए। आपको मौद्रिक नीति क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है, इस संबंध में अपनी सहमति क्या है आपकी, ये चर्चा करें। इसके संबंध में आपको मॉडल आंसर दिया गया है, आप इस पर अच्छे से गहन अध्ययन करके ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। ग्रुप में आपको बना दूंगा टेलीग्राम पर, जिसमें दैनिक जागरण डिस्कशन ग्रुप बनेगा, जिसमें आप लोग जुड़कर, लिंक भी मैं उसे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जुड़कर आप लोग इस चीज़ को वहाँ पर मॉडल आंसर आप लोग दे सकते हैं। आप लोग क्या आप लोग के बारे में जानकारी आप लोगों को इस संबंध में है। फिर पीटी मॉडल आंसर, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति कौन कौन शामिल होते हैं। देखिए प्रश्न यही सब होते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, पढ़िए, चीज़ें आसान बनाइए। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है। तो पीटी और इंट आपको ये सब देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको, नेक्स्ट न्यूज़ आपको नीचे आइए, नीचे आपको मिलेगा नेक्स्ट न्यूज़ देखने को। आप लोग न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, जो मैं टिक कर दे रहा हूँ उसके बारे में विशेष कर पढ़िएगा, और वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है न्यूज़ आपको, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की दावेदारी में बदल रहा है अमेरिकी नीति। तो नीति में परिवर्तन हो रहा है, संयुक्त दावेदारी का क्या यह सच है। सुरक्षा परिषद में जो दावेदारी भारत कर रहा है गत वर्षों, कुछ वर्षों से, दशक से, तो ये क्या भारत की दावेदारी में अमेरिकी नीति चेंज हो रही है। इसके संबंध में एक आर्टिकल आया है, इसके संबंध में आप लोग पढ़िए, चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें पढ़ाई गई हैं, पर क्या यह स्थिति बदलाव आएगा, इसके संबंध में की नोट्स दिया हुआ है। इससे एक बार देखिए, जानकारी में कहना है कि अमेरिकी तरफ स्पष्ट समर्थन नहीं मिलने के कारण ज़मीनी स्थिति पर बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि चीन के समर्थन के बगैर इसके बारे में राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यता के संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता है,
क्यों, जब तक वो चीन समर्थन है, पांचों मेंबर का सदस्य का समर्थन नहीं हुआ, तब तक अस्थायी सदस्यता में बदलाव का कोई नीति नहीं आ सकता है। तो चीन की भूमिका अहम मानी जाएगी। अमेरिकी समर्थन के बावजूद भारत परमाणु जो आपूर्तिकर्ता समूह है, एनएसजी है जो है आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि चीन इसकी राह में हर बार अड़ंगा लाता है या विरोध करता है। इसलिए तो आप समझ सकते हैं कि अस्थायी सदस्यता के लिए चीन की अहम भूमिका जरूरी है। तो अमेरिका से ज़्यादा हमें चीन के नीति पर काम करने की आवश्यकता है। अमेरिका, फ्रांस या कोई भी और भी देश है जो अस्थायी मेंबर है, प्लस विश्व के अन्य देश हैं, उनका समर्थन हमें किसी कमोवेश किसी न किसी रूप से मिलता ही रहेगा। पर चीन का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा, हम लोग अस्थायी सदस्यता के तौर पर शामिल नहीं हो सकते हैं। तो भारत सरकार को चीन के प्रति रणनीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके संबंध में की नोट्स कुछ है, उसे आप लोग देखिए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान से सदस्य संख्या कितना 193 है, और ये चेंज होते रहता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी वर्तमान में 193 है। इसके अंग क्या कौन कौन है, इसके महत्वपूर्ण अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद जिसमें भारत सदस्यता के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद है, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। तो किसमें भारत अभी अस्थायी मेंबर है, किसमें अस्थायी मेंबर है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग जवाब दे सकते हैं। इन सभी 6 अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र स्थापना के समय ही हो गई। तो आपको प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछे जा सकते हैं। स्थापना में आपको इन सब से आपको प्रश्न पूछे इसकी स्थापना कब हुई है, तो सभी की स्थापना 1945 में ही कर दी गई थी, क्योंकि यह सहयोगी संस्था इसका है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों अर्थात देशों को मिलकर बनी है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 10 अस्थायी सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। तो इसके 10 अस्थायी सदस्य कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए या टेलीग्राम के ग्रुप पर आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने नॉलेज को। नया इनिशिएटिव लिया गया, आप लोग जरूर जुड़िए। और साथ में अस्थायी क्षेत्रीय आधार पर, तो क्षेत्रीय आधार पर कितने वर्गीकरण किया गया आप लोग ये भी बताइए मुझे। चलिए, वीटो पावर क्या होता है, इसी के लिए सारा खेल इसी के लिए किया जा रहा है। वीटो पावर आ जाएगा तो विश्व में भारत का सशक्त स्थिति होगा, इसलिए वीटो पावर क्या होता है इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वीटो पावर सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो या अस्वीकार करने के लिए अस्थायी सदस्य की शक्ति प्रदर्शित करता है। ये केवल किसे मिलता है, अस्थायी सदस्य को। हालांकि अस्थायी सदस्य की भूमिका इसमें रहती है, क्योंकि अस्थायी सदस्य का जब तक बहुमत नहीं प्राप्त होगा, अर्थात 5 में से 3 का प्राप्त नहीं होगा उस वीटो में, तो वीटो अगर कोई देश करता भी है कोई अस्थायी सदस्य, तो वो मान्य नहीं होता है। इसलिए ये जरूरी तो है ही कि इन सुरक्षा 5 अस्थायी सदस्यों की सर्वसर्वा स्थिति है, पर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 अस्थायी सदस्यों का भी समर्थन चाहिए। तो दोनों की भूमिका होती है, पर वीटो पावर 5 अस्थायी सदस्यों की शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। फ्रांस के इस वीटो पावर के संदर्भ में आपको फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी का एक बयान आप लोग को याद रखना चाहिए। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जब भी प्रश्न पूछे मेंस में तो इसे आप जरूर शामिल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात कहा था स्पष्ट तौर पर कि सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत के अस्थायी सदस्यता के दावेदार समर्थन में कहा है क्या, भारत जल्द ही दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। यह वास्तव में कल्पना का बेतुका है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जब विश्व का सबसे बड़ा देश को ही आप अस्थायी सदस्य नहीं बनाइएगा तो आप किसे बनाइएगा। आपकी नीति 1945 में कुछ और थी, वर्तमान में कुछ और है, और विश्व का सबसे बड़ा देश भारत कुछ वर्षों में हो जाएगा। तो इसके उचित स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सारे नीति विश्व की जो नीतियां हैं इसी संदर्भ में आपको कोई भी योजना है तो इसी संदर्भ में प्रतिबंधित होंगी। तो आपको भारत को किसी भी हालत में शामिल करने की बात करनी चाहिए, आपको शामिल करने के दिशा आपको खोजने होंगे। स्पष्ट तौर पर निकोलस सरकोजी ने ये बात कही थी, तो आपको याद रहना चाहिए इस संदर्भ में। मॉडल प्रश्न देखते हैं क्या है। मॉडल प्रश्न के तौर पर संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की दावेदारी कहाँ तक युक्ति युक्त है, स्पष्ट करें।
और भी इसका मॉडल प्रश्न बनता है, पर इसी संदर्भ में सारी चीज़ें आ जाएगी। तो युक्ति युक्त क्या है, इसका प्रावधान है आपको, युक्ति युक्त क्या है, भारत की दावेदारी क्या सही है, उचित है, या क्या स्थिति है, इसके संबंध में अपना राय स्पष्ट करिए। पीटी मॉडल प्रश्न के तौर पर आपको बहुत से यहाँ पर देखने मिलेंगे, हालांकि कुछ प्रश्नों को शामिल किया, जैसे सुरक्षा परिषद कितने सदस्य होते हैं, राष्ट्र संघ के यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने कार्यकारी अंग हैं, यहाँ राष्ट्र संघ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ संयुक्त राष्ट्र के कितने कार्यकारी अंग हैं, वर्तमान में अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं। तो आपको यहाँ पीटी ओरिएंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत से यहाँ प्रश्न बनते हैं संयुक्त राष्ट्र, तो आपको ये सब देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं इसमें दिया हूँ, पर ये बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए होगा पीटी प्लस मेंस के लिए, इसलिए थोड़ा सा सब्र करके आप लोग इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट है, असम मेघालय सीमा विवाद हल करने के लिए आगे आए हैं। तो पूर्वोत्तर का विवाद हमेशा सीमा विवाद रहा है, बार बार आप लोगों को पूर्वोत्तर में विवाद देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, कहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, किस रूप से यह बार बार सामने आता है, तो इसकी बातें आपको लिखने यहाँ इस टॉप शीर्षक के तौर पर शामिल किया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। और इसके की नोट्स कुछ है, आप उसे देखिए। तो जब भी सीमा विवाद की चर्चा की जाएगी तो आपको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो है 1873 जो ब्रिटिश राज्य में बनाया गया था, तो आपको उसको ध्यान में रखना है और उसे अपने उत्तर लेखन में शामिल भी करना है। वर्ष क्या था वो देख लेते हैं। वर्ष 1824-26 में एंग्लो बर्मी जो युद्ध में असम की जीत के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने पहली बार पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश किया था। युद्ध के बाद इस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया और वर्ष 1873 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम के रूप में पहली प्रशासनिक नीति बनाई। तो आपको पीटी में यहाँ से पूछा जा सकता है कब शामिल किया गया, कब ये एक्ट बना, प्रशासनिक नीति कब लागू की। नेक्स्ट इसमें है, ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस अधिनियम का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वदेशी जनजाति संस्कृति की पहचान सुनिश्चित करना है, किंतु कई जानकार मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के अधिनियम के माध्यम से पूर्वोत्तर के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही थी। तो 1873 में जो एक्ट बना है ब्रिटिश नीति के तहत, तो ओबियसली उसका नीति में यह होगा ही, इसमें संशोधन करने की और भी आवश्यकता है। ध्यान रहे कि सरकार इसी अधिनियम के माध्यम से इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की है। तो प्रश्न सबसे पहले पीटी में जो हमेशा एनआरसी से लेकर पूर्वोत्तर के क्षेत्र में यह रहा है मुद्दा में इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट किस एक्ट के माध्यम से आया, तो इसी एक्ट के माध्यम से, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट के माध्यम से आया है 1873 के तहत। तो चलिए पूर्वोत्तर सीमा विवाद क्या है यहाँ पर भी देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन असम प्रांत में वर्तमान नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम आदि राज्य शामिल थे, जो जो एक एक करके असम से अलग हो गए। तो असम से जो अलग राज्य हुए हैं, ऑटोमेटिक है उससे सीमा विवाद रहेगा क्योंकि कुछ विवाद हमेशा बने रहती हैं। तो इसमें पीटी ओरिएंट बातें आप लोगों को बहुत से इनर लाइन के संबंध में मिला होगा। मेंस ओरिएंट लाइन, आपको मेंस ओरिएंट जो मॉडल आंसर है, तो आपको यहाँ से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य का अस्थायी समाधान सीमा विवाद को लेकर किस रूप से देखे जाने की जरूरत है और यह पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितना संभावी है। तो आपको मेंस के तौर पर यह प्रश्न शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट को टॉपिक देखते हैं क्या है चर्चा में। बहुत सी बातें रहती है, नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर आप वो सब देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपको एथिक्स के पेपर में आप लोग ये जरूर पढ़िएगा कि समनार हत्या करने वाली रहा देगा जवाब। जो भारतीय महिला जो टीम की जो कटारिया जो हैं उनके संबंध में विवादित बयान उनके पड़ोसियों के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ एथिक्स से प्रश्न बन सकता है, क्या ऐसी अवधारणा विकसित है महिला सशक्तिकरण में जो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस संबंध में आपको एथिक्स से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसे देख लीजिएगा उस संदर्भ में। नेक्स्ट है, अब एक दो और है, उसके बाद चर्चा करके इसे समाप्त करूंगा मैं। पीएम ने लोकल को ग्लोबल बनाने के 4 मंत्र दिए हैं। तो क्या 4 मंत्र है देखिए।
मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा, लॉजिस्टिक लागत कम करना, सरकार की भागीदारी और भारतीय उत्पादक के लिए नए बाजार की खोज करना, दुनिया भर में भारतीय राजनयिक निर्यात बढ़ाने में करेंगे योगदान, और साथ में खनन, कोयला, रेलवे, रक्षा जैसे नए क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ग्लोबल बनाने के लिए ये 4 मंत्र दिया गया है और बहुत सी बातें यहाँ दी गई है। आप लोग ये आपको मेंस और पीटी के ओरिएंट से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग देख सकते हैं। की नोट्स कुछ है यहाँ पर, आप लोग देखिए। इसके लिए लोकल टू ग्लोबल बनाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया है, ये आप लोग को ये सब जानना चाहिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो 20 लाख का था गत वर्ष, और इसमें बार बार पैकेज सामने आ रहा है, तो आप लोग ये सब जानना चाहिए, इसको अपने अध्ययन शैली में शामिल करना चाहिए। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ सुधार को बल देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, तो इससे संबंध में जो भी सुधार है आप लोग को देखना चाहिए। लोकल के लिए वोकल कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, लोकल सप्लाई चेन, लोकल मार्केटिंग जो अभी बात की है, तो इसके संबंध में भी सरकार को कार्य करने की जरूरत है। वर्चुअल गेम्स और या खिलौना उद्योग जो है, इसमें भी सरकार कार्य कर रही है, तो आप लोग को इसके संबंध में कुछ बातें यहाँ पर जब भी मेंस में आपको प्रश्न पूछे तो ये गांधी जी का कोटेशन आप लोग को देना चाहिए। क्या है? असहयोग आंदोलन देशवासियों को आत्मसम्मान और आत्मशक्ति का बोध कराने का एक साधन है, का प्रयास है। तो असहयोग आंदोलन में क्या बात हो रही थी? स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की बात हो रही थी। तो स्वदेशी चीज़ों की जब बात हो रही थी तो आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने के लिए लोकल फॉर ग्लोबल का कॉन्सेप्ट जो आया है, उसमें ये कोटेशन आप लोग को शामिल करना चाहिए। मेंस प्रश्न यहाँ से क्या बनते हैं? भारत की नई अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लोकल टू ग्लोबल अवधारणा क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी करें। आप लोग को यहाँ मेंस में आपको प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो इसका अभ्यास कीजिए। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया जाएगा आज आप लोग को लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए। आप लोग वहाँ पर जुड़िए और वहाँ पर अपने प्रश्न एंड आंसर मॉडल को आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आप लोग को एक आर्टिकल है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल को बहुत ज़रूरी होता है। आर्टिकल किसी व्यक्ति का विचार होता है और वह असंभावित 2 विचारधाराओं को विकसित करता है, सकारात्मक रूप से, और एक पॉजिटिविटी के साथ और एक नेगेटिविटी विचारधारा के साथ। तो दोनों विचारधारा आप लोग को जाना चाहिए, सरकार के पक्ष को भी, सरकार के विपक्ष को भी, किसी देश के पक्ष को, किसी देश के विपक्ष को। तो इसमें भारत के लिए ज़रूरी है ईरान के साथ दोस्ती या साथ कैसी है, क्या है, इस सबको ये आर्टिकल आपको देखना चाहिए और इसे विशेष रूप से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है आप लोग के लिए मेरे तरफ से। चलिए आइए नीचे थोड़ा सा होगा। तालिबान के लिए अफगान राष्ट्रपति के प्रवक्ता की हत्या कर दी गई है। तो इसमें भारत, तालिबान और अमेरिका नीति की समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि क्या इसकी नीति किस रूप से तीनों देशों की जो नीतियां हैं तालिबान पर हावी कैसे तालिबान हावी हो जा रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, और क्या नीति अपनाई जानी चाहिए जो इस प्रकार के नरसंहार ये रुके जा सके। तो इसके लिए बहुत सी बातें यहाँ लिखी गई है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। पर की नोट्स क्या है इसमें है, देखिए की नोट्स। क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न, तालिबान क्यों सशक्त हो गया है अफगानिस्तान में, जो इस तरह राष्ट्रपति न्यायिक के जो अफगान के जो प्रवक्ता है उनकी हत्या कर दी जा रही है, या कोई ऊंचे राजनयिक पर हाल ही में कुछ वहाँ के एक सांसद का घर पर बमबारी किया गया, तो ये क्यों हालात उत्पन्न हो रहे हैं, उसके लिए कुछ बातें हैं, उसको देखना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हाल ही में बने हैं, अफगानिस्तान में बचे हुए सैनिकों की वापसी की घोषणा कब की है? 11 सितंबर 2021। तो डेडलाइन घोषित किया है। तो पीटी में तो पहले आपको यही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अमेरिका पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में सैनिकों की मौजूदगी के लिए $2 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। तो समझिए कितनी बड़ी राशि है। अगर भारतीय रुपया में इसे गुना भागा किया जाए तो हमको लगता है 170 अरब से अधिक से भी ज़्यादा हो जाएगा अगर इसके गुना भागा कर लिया जाए। तो आप लोग देख लीजिए गुना भागा करके तो कितनी बड़ी राशि है। 11 सितंबर डेडलाइन भी विकसित की है। तो अब अमेरिका इतना रुपया खर्चा करके वापस क्यों आ रहा है,
ये भी एक प्रश्न है, तो आप लोग मेंस में ये सब देखने को मिलेगा। अमेरिका की जगह लेने के भारत के क्या विकल्प हैं, आपको ये देखना चाहिए। तो क्यों भारत को विकल्प बनना चाहिए, तो भारत ने कुछ कार्य कर रहा है अमेरिका में, उसके लिए कुछ मैंने यहाँ पर की पॉइंट लिखा। जैसे वर्तमान में अफगानिस्तान सत्ता और शक्ति दो ध्रुव है, पहला चुनी हुई सरकार और दूसरा क्या है, तालिबान है। चुनी हुई सरकार के साथ भारत पिछले 20 सालों से कार्य कर रहा है या काम कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में अब तक $3 अरब से ज़्यादा का निवेश कर चुका है। तो कितनी बड़ी राशि है भारत के लिए, आप समझ सकते हैं, या अफगानिस्तान के लिए, जिसमें वह क्या कर रहा है, वहाँ पर संसद भवन, सड़कों का निर्माण, बांधों का निर्माण किया है। भारत ने 116 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को काम कर रहा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, रिन्यूएबल एनर्जी, खेल और प्रशासनिक ढांचे पर निर्माण कार्य कर रहा है। भारत काबुल के लिए सहतूत बांध और पेयजल परियोजना बना रहा है या उस पर काम कर रहा है। कंधार में भारत अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी निर्माण कर रहा है। तो पीटी ओरिएंट आपको ये सब प्रश्न है देखने को मिल सकता है, मेंस में आप लोग शामिल कर सकते हैं क्या इसमें है। फिर नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान और तालिबान गठजोड़ जग जाहिर है क्योंकि तालिबान का जन्म 90 के दशक में पाकिस्तान में ही हुआ था और पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान का अफगानिस्तान के 1994 में सामने आए। एक सेकेंड, चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ईरान और अमेरिका ईरान के नई सरकार के साथ परमाणु वार्ता में जो था उसमें वापसी का अपील किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें आपको प्रश्न देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। तो क्या है इसको चलिए देखते हैं। बहुत सी बातें आपको यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। बात जो टेबल पर आना चाहता है वो पुनः वापस आना चाहता है, इसके संबंध में चर्चा की गई है। तो इसके संबंध में कुछ बातें की नोट से उसे मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, चलिए उसे देखते हैं। पहले, विदेश नीति के मोर्चे पर बाइडेन शीघ्र ही ईरान के साथ परमाणु समझौते पुनः शामिल होने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है इसके संबंध में। तो इस समझौता क्या था, इसके संबंध में क्यों जो बाइडेन है जो आना चाहते हैं। इस समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान एक्शन JCPOA के रूप में जाना जाता है। यह JCPOA वर्ष 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु पूर्व राष्ट्रपति जो ट्रंप थे इसे 2018 में वापस ले लिया था और ईरान को बातचीत के मेज पर वापस लाने के लिए अधिकतम दबाव की नीति अपनाई थी। तो क्या था, 2015 में हस्ताक्षर इस पर हुआ था, जिसमें पुनः वापसी 2018 में ट्रंप जी वापस हो गए थे, मानने से इनकार कर दिए थे। फिर ईरान पर कौन नीति अपनाई गई, इस नीति के बाद अधिकतम दबाव की नीति अपनाई गई। JCPOA ईरान और P5 देश जिसमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2013 में एवं वर्ष 2015 के बीच एक लंबी बातचीत का परिणाम था। तो ये कब गठन हुआ था, किसका परिणाम था, तो ये P5 देशों के द्वारा, P5+1 देशों के द्वारा एक वार्ता दौर चला, उसका एक परिणाम था। तो आपको पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। E3 देश कौन है, फ्रांस, जर्मनी, यूके। इन टैक्स के नाम के माध्यम से कुछ राहत प्रोग्राम चलाने का वादा ईरान के संदर्भ में किया था और दिया भी गया था कुछ। तो इन टैक्स क्या है, किन देशों का समूह है, तो आपको यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। इन टैक्स का स्थापना वर्ष 2019 में ईरान के साथ सीमित व्यापार सुविधा के लिए दी गई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जब सहयोग वार्ता से वापस ले लिया और ईरान पर दबाव डाला गया, अधिकतम दबाव नीति, तो उसमें इन देशों ने इसका सहयोग किया था वर्ष 2019 में। अब जनवरी 2020 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्राफ्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले के बाद ईरान ने घोषणा की कि वह अब ये जो समिति है JCPOA का बाध्यताओं को पालन नहीं करेगा। तो इस नीति के बाद, इस हमले के बाद ईरान यहाँ से वापस हो गया। साथ ही इसमें आपको ये सब चीज़ जानकारी होगी। उसके बाद मेंस ओरिएंट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे।
ईरान परमाणु समझौते का संक्षिप्त विवरण दीजिए या परिचय दीजिए। ये भारत के हितों किस प्रकार से प्रभावी समीक्षा कीजिए। किस हित प्रभावी है। पीटी ओरिएंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। JCPOA क्या है, इंटेक्स क्या है, P51 देश कौन है, अधिकतम दबाव की नीति किस देश से शामिल है। तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे ये सर। तो इसी के साथ आज का जो एनालिसिस था इतना ही है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया गया। लंबा थोड़ा हो गया, धीरे धीरे मुझे इसका टाइम जो है ड्यूरेशन कम हो जाएगा प्रैक्टिस होते ही साथ ही साथ। चलिए आगे की जो भी रणनीति होगा नेक्स्ट कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।